हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम समझते हैं नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, तो वो क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में आज हम रिवीजन करते हैं। इसका NEP 2020, इसका मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में तैयार की गई है। इसका ड्राफ्ट जो है वो अगस्त 2020 में तैयार कर लिया गया है। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं, इसी से हमें पूरी पॉलिसी के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस, ये पॉलिसी है क्या। एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि हमारी आने वाली जो एजुकेशन पद्धति जो होगी, जो शिक्षा पद्धति होगी, वो कैसी होगी, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा होगा, करिकुलम क्या होना चाहिए उसके लिए, पूरे देश में एक ही करिकुलम, एक ही पद्धति कैसे चलाई जाएगी। तो उसके लिए बड़े बड़े शिक्षाविदों की राय लेकर एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जा रही है जो हमारे पूरे देश में एक साथ लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत करिकुलम और बच्चों का स्ट्रेस कैसे मेंटेन करना है, इन सारी चीजों का उसमें उल्लेख किया जाएगा। तो ये हमारी पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसको हम थर्ड पॉलिसी कह सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 1968 में। ये DS कोठारी जी की रिकमेंडेशन पे बनी थी और उन्हीं की देखरेख में थी। उसके बाद जो हमारी बनी वो बनी है 1986 में बनी है। 1986 का ज्यादातर सभी को पता है और इसके बारे में कम लोगों को पता है। तो हमारी पहली कौन सी हो गई 1968 में, और सेकंड हो गई हमारी 1986 में, और इसी को संशोधित करके 1992 में इसको संशोधित कर दिया गया था। तो अभी तक हमारी दो ही पॉलिसी बनी थी, 2 बार ही पॉलिसी बनी है। अब ये हमारी जो पॉलिसी है ये थर्ड नंबर की पॉलिसी हम इसे कह सकते हैं। इतने दिनों से हर चीज में चेंजिंग की गई, हर चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग किया गया, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या हम कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया। अभी तक जो शिक्षा पद्धति, जो हमारे मैकाले की शिक्षा पद्धति जो दी गई है वही अभी तक चली आ रही है। हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा चेंजिंग किया जा रहा है। आज के समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो आज की जो समय की मांग है वो ये है कि इसमें कुछ चेंजिंग किया जाए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज किया गया है। तो ये हमने समझ लिया व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अब हम दूसरी चीज समझते हैं MyNEP 2020। MyNEP 2020 प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। ये अप्रैल 2021 से और मई 2021 तक यहाँ पे आवेदन लिए जा रहे हैं ऑनलाइन। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। यहाँ ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं सारे शिक्षाविदों से, जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं वो अपनी राय रखें। और उस राय में क्या करना है कि जो हमारा करिकुलम जो बनने वाला है, जो पाठ्यक्रम तैयार होगा वो किस टाइप का होगा, टीचर के लिए पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि आने वाली जो शिक्षा पद्धति, पूरा सिस्टम हमारा चेंज होने वाला है। तो उसका सबसे, अगर हम कह सकते हैं कोई स्तंभ है तो कौन है, टीचर है, क्योंकि टीचर के ऊपर ही पूरा एक जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को पढ़ाए। तो टीचर का करिकुलम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए राय ली जा रही है इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। सभी की जब ये राय आ जाएंगी फिर इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार होगा। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन, इस पॉलिसी को कब तक लागू कर दिया जाएगा। तो ये अगस्त 2020 में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और पूरी उम्मीद थी कि 21 में इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड आ जाने की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। तो सारे काम कोविड की वजह से डिले हुए हैं, तो ये भी डिले है। तो उम्मीद है ये 2022 में अगर नहीं हुआ तो 23 में तो जरूर ही ये लागू हो जाएगी। अब इसके आगे हम चलते हैं, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि इसको समझने के लिए अगर हम कहें कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है,
क्यों, क्या क्या चीजें इसमें रखी गई हैं। तो हम मुख्य बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें पूरी पॉलिसी ये तैयार समझ में आ जाएगी क्या है। तो मैंने इसको एम दिया है कि ये पॉलिसी के एम है, इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं, इसको हम हाइलाइट्स भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि पहली जो इसका उद्देश्य है इस पॉलिसी का, वो है हर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, हर बच्चे को स्वावलंबी बनाना। वो इंडिपेंडेंट आप कैसे बनाओगे? अभी तक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता था कि डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी मिल जाती है, लेकिन उनके आधार पर हम सिर्फ नौकरी के लिए ही तैयार हो पा रहे, अपना कोई सेल्फ बिजनेस या कुछ भी करना चाहें तो उसकी योग्यता अभी बच्चों में नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति अभी तक ऐसी ही है। तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। तो प्रमोट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे कि हर बच्चा स्वावलंबी बने शिक्षा ग्रहण करने के बाद। अगर वो बीच में ही अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देता है तो भी वो स्वावलंबी बन सकता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी वो क्या है। अच्छा, वो कैसे स्वावलंबी बन सकता है? तो फोकस किस पर किया गया है? ये फोकस किया गया है ऑन किस पर? वोकेशनल एजुकेशन पर, क्योंकि अब जूनियर से ही यानी 6th क्लास से ही करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन को जरूर रखा जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि जैसे कि महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था, नई तालीम के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि उनका ये उद्देश्य था कि हर बच्चा जो स्कूल में जाएगा उसको प्रैक्टिकल वर्क कराया जाए। और जो हमारे कुटीर उद्योगों के रूप में जो घर घर में होते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते, दोना बनाना, इस तरह की जो पैतृक वर्क जो चला आ रहा था, जो माँ बाप करते थे, वही बच्चे को भी सीखने हैं। तो वो कैसे सीखेंगे बच्चे? उनको स्कूल में सिखाया जाएगा। तो नई तालीम को इस शिक्षा पद्धति में ऐड किया गया है। वो कैसे? वोकेशनल एजुकेशन के नाम से। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है? नेक्स्ट चीज है इसमें कि 100% GER को लाना। अब ये GER क्या है? ग्रॉस एंट्रेंस रेशियो, यानी अभी तक जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे स्कूल से, उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर गए, तो वो री एंट्री कराना। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रखा गया है कि अगर किसी भी वजह से आप एजुकेशन छोड़ देते हो बीच में ही, तो आप री एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अभी तक आपको पता होगा कि एजुकेशन हमारी बहुत ज्यादा अभी नहीं है, साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है, 40% ही है ओरिजिनल अगर देखी जाए। कागजों में तो बहुत ज्यादा दिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि हम सिर्फ लिटरेसी की बात कर रहे हो। लिटरेसी क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम भी लिखना आ जाता है तो वो साक्षर कहलाता है। तो वो भी रेशियो हम देख रहे हैं कि 40% ही आ पा रहा है अब, और उसमें से भी सिर्फ 8 या 9% रेशियो ऐसा है जो हायर एजुकेशन अचीव कर पा रहा है। तो उस चीज को 100% पे लाना, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे थे उनको री एंट्री कराना। तो ये हो गया हमारा 100%। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। 6% ऑफ GDP स्पेंट ऑन एजुकेशन। जो हमारे देश की GDP है उसका 6% एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी तक कितना 2.5 या 3% GDP का जो हिस्सा होता था वो खर्च किया जाता था एजुकेशन के ऊपर, तो वो कम पड़ जाता था। लेकिन जब 6% मतलब जस्ट डबल हो गया ये, तो अगर इतना पैसा जब एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा तो एजुकेशन ऑटोमेटिक अच्छी ही बनेगी। ऐसे हम पॉजिटिव थिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग इन स्ट्रक्चर। एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, क्या मेथड होना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें सोचने के लिए पूरे स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। एंड करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो, चाहे वो किसी टेक्निकल लेवल का हो, पूरे करिकुलम में बहुत बड़ा चेंजिंग की जा रही है। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। आने वाले समय में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है कि आगे वाले समय में बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, बच्चे ही बाद में बड़े होंगे, तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू। बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, इंसान पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, बहुत जल्दी कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक इशू बनता चला जा रहा है। तो इस पर एक वरीयता दी गई है कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना। वो कैसे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्कूली शिक्षा में इस पॉलिसी के अंतर्गत ये बात को रखा गया है
कि स्कूली शिक्षा में जो हमारे यशपाल समिति का एक स्लोगन था कि बोझ बिना शिक्षा, मतलब स्कूल के बैग का बोझ जो है वो कम कर देना चाहिए, तो वो लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब इस पॉलिसी में वो अप्लाई किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि जो हमारी बुक्स का और कॉपीज का जो वजन है वो 10% ही रह जाएगा अभी की अपेक्षा, और जो होमवर्क होगा बच्चों को, तो होमवर्क भी कम से कम दिया जाएगा, और जो भी होगा वो स्कूल में ही उनको फिनिश करा दिया जाएगा। घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ा जाएगा, बच्चे मस्ती करें, खूब आराम से खेलें, तो क्या होगा कि बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें रेगुलेटिंग द फीस ऑफ कॉलेजेस। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अभी तक क्या था कि सभी कॉलेज अपने अकॉर्डिंग फीस लेते थे स्टूडेंट से, किसी पर कोई रेगुलेशन नहीं था कि आप इतनी ही फीस ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि सब कॉलेज के ऊपर एक सर्कुलर निकल जाएगा, एक रेगुलेशन स्थापित कर दिया जाएगा कि इतनी ही फीस रहेगी, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज होने जा रही है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टॉप 50 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, मतलब टॉप 50 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपकी बहुत सारी इस तरह की यूनिवर्सिटी जिनके हम नाम सुनते रहते हैं, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में, तो टॉप 50 जो सबसे हाईएस्ट टॉप होंगी वो यूनिवर्सिटी हमारे देश में आ सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी चली आ रही है, लेकिन जो बहुत टॉपर यूनिवर्सिटी में जो रैंक में बहुत अच्छी होंगी वो हमारे देश में आ सकती हैं। उनके लिए एक अलग नियम बनाए गए हैं उन्होंने, लेकिन ये एक रास्ता खोला गया है। अब नेक्स्ट है आईआईटी मल्टी सब्जेक्ट। आईआईटी जो होंगे, पहले क्या था कि कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट थे जो आईआईटी में थे, लेकिन अब मल्टी सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नो स्ट्रीम। अब एजुकेशन में क्या किया जा रहा है कि कोई स्ट्रीम नहीं है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट कुछ भी अलग नहीं रहेगा, सारे सब्जेक्ट इकट्ठे रहेंगे, स्टूडेंट जो चाहे वो पढ़ सकता है। तो जब नो स्ट्रीम हो जाएगी, बच्चा जब हायर एजुकेशन में जाएगा, जब आईआईटी में जाएगा, तो वहां भी उसको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं, उसमें से आराम से चूज कर सकता है। तो ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें मुख्य बात हमारे समझने के लिए क्या है, एक तो आपको ये बहुत याद रखना है कि अभी तक MHRD हम बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी तक क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। शिक्षा मंत्रालय सीधा सा मानव संसाधन मंत्रालय हटा के शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखने वाली क्या है, कस्तूरी रंजन। जो NEP 2020 बन रही है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंजन। ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी बनाई गई है, यह पॉलिसी बनाई गई है। अब हम एजुकेशन का स्ट्रक्चर समझते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग की गई है। तो इसको हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। सबसे पहले हम स्कूल लेवल पर देखेंगे कि स्कूल लेवल पर क्या चेंजिंग की गई है। अभी तक स्कूल लेवल पर हम 10+2 बोलते थे, लेकिन अब इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है, 10+2 पहले था, अब क्या है 5+3+3+4। ये क्या है, इसको अभी हम समझते हैं। 10+2 में क्या था कि अभी तक बच्चा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन लेता था और 12th तक वो एजुकेशन पूरी स्कूल में अपनी कंप्लीट करता था, जो कि सर्व साक्षरता अभियान के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो 100% साक्षरता दर को करे यहाँ हमारे देश में। तो वो हर बच्चे को जो शिक्षा ग्रहण करता था वो था 10+2 12th तक की एजुकेशन। यहाँ भी 12th तक की ही एजुकेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे 6 साल का बच्चा जब हो जाता था तो वो एडमिशन लेता था। अब यहाँ पे जब बच्चा 3 साल का होगा तभी उसका एडमिशन करा दिया जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी 5 ईयर सबसे पहले शुरू होती है, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। फाउंडेशन स्टेज इसका नाम दिया गया है 5 ईयर की, ये फाउंडेशन स्टेज है। ये 5 साल हो गई। 5 साल को कैसे इन्होंने डिवाइड किया है कि जब बच्चा 3 साल का होगा तभी वो यहाँ पे एडमिशन ले लेगा, और 3 साल तक उसका जो है वो क्या चलेगा, प्ले वे चलेगा, यानी कोई पढ़ाई नहीं होगी। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारे यहाँ वो थी कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उनकी पारिवारिक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि बच्चे
बच्चे को डर लगता था स्कूल जाने में, क्योंकि वहां पढ़ना पड़ता है और छोटा बच्चा कोई भी नहीं चाहता। शुरू शुरू में 2-4 दिन तो बड़े मन से जाते हैं, उसके बाद वो कतराने लगते हैं और वो बहाने करने लगते हैं हमें स्कूल नहीं जाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए इस पॉलिसी के अंतर्गत ये किया गया है कि क्यों ना बच्चों को खेलने में बहुत आकर्षण होता है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि हमें खेलने जाना है। तो स्कूल का माहौल ऐसा तैयार किया जाए जहां खूब सारे गेम्स खिलाए जाएंगे बच्चों को, तो बच्चे अपने आप घर से आएंगे कि हमें स्कूल जाना है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल तक पहुंचाना, उसके लिए तैयार किया गया है कि 3 साल का कोर्स जो होगा वो होगा प्ले वे। और ये 3 साल, बच्चा 3 साल का एडमिशन लेगा तो वो यहाँ पे 3 साल तक सिर्फ वो खेलता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी खेल रहा है, वो नहीं होगा। वहां पे टीचर्स होंगे और खेल खेल में शिक्षा पद्धति को डेवलप किया जाएगा। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी एजुकेशन कब शुरू हो गई है। वो सिर्फ गेम खेलेंगे, कहानियां सुनेंगे, पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक वहां पे यूज की जाएंगी जिसके द्वारा बच्चे खेलेंगे भी और सीखेंगे भी, उनकी मोरल एजुकेशन डेवलप होगी। तो ये 3 साल तक ऐसा चलेगा। यहाँ पे ये प्ले वे जो है वो 3 साल तक, तो 3 साल के बच्चे ने एडमिशन लिया, 3 साल तक प्ले वे, मतलब बच्चा 6 साल का हो गया। यहाँ पे जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, फिर 2 साल उसकी जो चलेंगी, तब वो कक्षा 1 में आएगा और फिर वो कक्षा 2 में आएगा। तो ये यहाँ पे 5 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ। 3 साल उसने प्ले वे में पढ़ा और कक्षा 1 में और कक्षा 2 में, मतलब कक्षा 2 तक उसने 5 साल में कक्षा 2 तक कर पाया। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि नो एग्जाम, सेकंड क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होगा, कॉपी किताबें भी उसके पास नहीं होंगी, बहुत ही कम होंगी। फर्स्ट से उसको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा ABCD या कुछ भी इस तरीके का, जिससे वो बेसिक सीख ले, लेकिन उस पर कोई बर्डन नहीं होगा किसी तरह का, एग्जाम को कोई स्ट्रेस नहीं होगा और किसी भी तरीके का टेस्ट वगैरह उससे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ सिखाया जाएगा। तो यहाँ की ये विशेष बात हो गई, नो एग्जाम, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा। ये 5 साल कंप्लीट हुए। अब हमारी 3 साल में क्या होगा? 3 साल में प्रीपेरेटरी स्टेज इसको बोला जाएगा। बच्चा यहाँ पे सेकंड क्लास करके आया है, सेकंड क्लास के बाद वो कहाँ आ गया? थर्ड में आ गया। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे 3 साल की जो एजुकेशन होगी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैं यहाँ लिख देती हूँ थर्ड, सॉरी प्लस तो नहीं लगाएंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये प्रीपेरेटरी स्टेज जो होगी 5th तक की होगी। इसमें क्या क्या होगा? इसमें आपकी कॉपी किताबें तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन ना के बराबर, मतलब ऐसा कोर्स वर्क तैयार किया जाएगा कि बच्चा स्कूल में ही पढ़ के वहीं फिनिश कर दे, घर के लिए कोई काम लेके नहीं आएगा। अभी तक जो था, बच्चे कोचिंग भी पढ़ते थे, ट्यूशन वाला घर पे अलग से आ रहा है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता था, तो वो स्ट्रेस खत्म करना है। बच्चे खेल खेल में, हंसी हंसी में ही पूरी शिक्षा ग्रहण कर ले, ऐसा उद्देश्य रखा गया है। तो इसमें क्या होगा? मदर टंग, मतलब रीजनल लैंग्वेज, जो वहां की लैंग्वेज होगी, जो बच्चे को अच्छे से समझ में आती होगी, उसी में उसको पढ़ाया जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा? एक्टिविटीज बहुत सारी कराई जाएंगी बच्चे से, तरह तरह के गेम, किसी भी तरीके के द्वारा, मतलब करके सीखना। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, प्रकृति के पास सिखाओ। और बहुत सारे हमारे जो शिक्षाविद हैं, तो बच्चों की एजुकेशन को वो यही कहते हैं कि जितना ज्यादा एक्टिविटीज आप उनसे करेंगे, जो हमारे हाथ पैर आंखें ये सब जितनी ज्यादा चलती हैं बच्चों की, उतना ही उनका दिमाग अच्छे से डेवलप होता है और वो सीखते बहुत जल्दी हैं। तो यहाँ एक्टिविटीज और उसके साथ में स्टडी, रीजनल लैंग्वेज रहेगी, एक्टिविटीज ज्यादा कराई जाएंगी और उसी के साथ में उनको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि 5th क्लास मतलब प्राइमरी एजुकेशन, ये यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ये आती है 3 ईयर की जो होगी, वो मिडिल स्टेज होगी, इसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। तो इसमें कौन सी क्लास आ जाएंगी? 5th यहाँ पे कर लिया, अब इसमें 6 आ जाएगी, 7th आ जाएगी और 8th आ जाएगी। तो यहाँ पे 8th तक की एजुकेशन बच्चा इसमें इन 3 साल में कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने फोकस रखा है, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया है? कंप्यूटर कोडिंग, यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी तक कंप्यूटर क्या था? 10th में आता था, लेकिन अब यहाँ 6th क्लास से ही बच्चा कंप्यूटर कोडिंग सीखना शुरू कर देगा। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन पर यहाँ ध्यान दिया जाएगा। हमारी गांधी जी की जो शिक्षा नीति थी, जो नई तालीम है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया है कि 6 में बच्चा आएगा तभी से उसको वोकेशनल एजुकेशन
देने लगेंगे। किस तरह की होगी, इसको हम टेक्निकल एजुकेशन भी कह सकते हैं, वोकेशनल का इसको नाम दिया गया है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाना, जो भी बच्चा कोर्स में बहुत सारी चीजें अभी सोची जा रही है क्या क्या रखा जाएगा। तो जो हमारे देश में, हमारे भारत में जो जो काम पहले से चले आ रहे हैं, पैतृक काम होते चले आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को जरूर रखा जाएगा इसमें, जिससे छोटे बच्चे ही जब 6th 7th 8th करके बाहर निकलेंगे और आगे अगर वो एजुकेशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनको कंप्यूटर भी आ जाएगा और उनको ऐसी कोई ना कोई वो स्किल डेवलप करके अपने स्कूल से निकलेंगे कि वो अपना कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं। इसी के साथ में मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट भी इसमें रहेंगे। जो बच्चे फॉर्मल नॉलेज सभी की उनको हो जाएगी, मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ेंगे। और साथ में ये मैंने इंडियन लैंग्वेज लिखी है, इंडियन लैंग्वेज इसमें रखी जाएगी। आप इंडिया की कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहो वो आप सीख सकते हैं। आप कन्नड़ है, तमिल है, इस तरह की जो हमारी इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से कोई भी एक भाषा इसमें आप चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 4 ईयर का क्या है, सेकेंडरी स्टेज। ये 9th to 12th तक चलेगा, 4 साल का ये हो गया। इसमें क्या क्या रखा है, सबसे बड़ी चीज आप देखिए यहाँ पे, नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। अभी तक साइंस और अकाउंट मतलब कॉमर्स, आर्ट साइड, ये 3 स्ट्रीम होती थी, लेकिन अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, बल्कि सारे सब्जेक्ट होंगे। आप बायोलॉजी के साथ आप सोशल पढ़ सकते हैं, आप मैथ के साथ में आप आर्ट ड्राइंग पढ़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा। अभी तक एनुअल होते थे, अब उन एग्जाम को सेमेस्टर वाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था बोर्ड के एग्जाम का, कि साल भर में एक बार एग्जाम होगा, पूरी साल उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, किसी भी कारण से अगर उनकी एजुकेशन लास्ट टाइम में बिगड़ जाती है, कुछ तबीयत खराब होती, कुछ भी हो जाता है, तो उनका क्या था, रिजल्ट खराब होता था बच्चों का, तो वो बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो चीज खत्म की गई है। अब साल में 2 बार एग्जाम होगा, प्लस असेसमेंट पर जो मार्क्स होंगे वो असेसमेंट पर भी डिपेंड होंगे। सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम दिया उसी के मार्क्स रहेंगे, नहीं, असेसमेंट कौन करेगा, टीचर भी असेसमेंट करेंगे, बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करेगा और पीयर असेसमेंट भी इसमें रहेगा। यानी जो हमारे फ्रेंड सर्कल है वो भी हमें मार्क्स देंगे कि हमारी परफॉर्मेंस स्कूल में कैसी है, हम कैसा वर्क करते हैं। तो उन सबको मिला के तब यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस, ये वही चीज है, नो स्ट्रीम। तो मल्टीपल चॉइस में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, आप जो मर्जी आए वो पढ़िए। आप साइंस के साथ आर्ट ले सकते हो, आर्ट के साथ कॉमर्स ले सकते हो, किसी के साथ कुछ भी ले सकते हो, यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट चीज है क्रिटिकल थिंकिंग, इसको बहुत फोकस किया जा रहा है कि इस लेवल पर आकर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, कि वो ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने दिमाग को क्रिएटिव कर सकते हैं और कितनी चीजों को वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, उनके टैलेंट को बाहर निकालना इसके द्वारा, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा। और फॉरेन लैंग्वेज एक ली जाएगी यहाँ पे, आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, चाहे वो फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, कोई भी लैंग्वेज आप जो भी लेना चाहो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और नेक्स्ट चीज है बोर्ड का जो है, उसको बोर्ड की जो इंपॉर्टेंस है उसको लो करना। यहाँ जगह कम है तो मैंने बोर्ड लो लिख दिया है हिंट के लिए। बोर्ड का जो इंपॉर्टेंस है उसको कम किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मार्कशीट का जो स्ट्रेस है वो कम कैसे हो रहा है, असेसमेंट के द्वारा, सिर्फ एग्जाम बेस पर नहीं है, कई तरीके के असेसमेंट होंगे जिसके आधार पर बच्चे के मार्क्स तैयार होंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बोर्ड का जो एक हवा टाइप का था दिमाग में बच्चों के, वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी स्कूल लेवल की एजुकेशन थी। अब हम बात करते हैं कॉलेज लेवल की एजुकेशन, कि कॉलेज लेवल की एजुकेशन कैसी होगी। पहले हम यहाँ देखते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो है अभी तक 3 साल का होता था, अब 4 इयर्स हो गया है। ये इस पॉलिसी में 4 ईयर में क्या है, अगर ये 4 साल है, 4 साल में अगर आपने 1 साल ही पढ़ाई कर पाई अपनी ग्रेजुएशन की और किसी भी कारण से आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है, वो चाहे वो कोई भी रीजन हो, तो आपको 1 साल का क्या होगा, 1 साल का आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हो इसमें तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको 3 साल की डिग्री मिली जाएगी, जो आजकल डिग्री मिल रही है। अगर आपने 4 साल भी कंप्लीट कर लिए हैं
तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, आपको रिसर्च की मार्कशीट दी जाएगी। अब इसमें क्या था, जो मैंने 100% GER आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक क्या था कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमने 1 साल कंप्लीट की और किसी भी कारण से हमने वो ड्रॉप कर दिया अपने ग्रेजुएशन को, हम कहीं चले गए। 4 साल बाद हमने सोचा, 5 साल बाद हमने सोचा कि हमें फिर से ग्रेजुएशन करनी है, तो वो जो हमारी 1 साल की थी वो बेकार हो गई, हमें दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता था। अब क्या है, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है और आपको 7 साल बाद याद आती है कि मुझे आगे ग्रेजुएशन फिर से कंप्लीट करनी है, तो ये 1 साल का आपके पास है सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ सीधा एडमिशन ले लेंगे सेकेंड ईयर में। अगर आप 2 साल का कंप्लीट करके गए हो तो आप इसमें आके एडमिशन ले लेंगे। तो ये बहुत इजी हो गया, री एंट्री करना, एजुकेशन में री एंट्री करना बहुत आसान बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा। हाँ, इसमें एक चीज समझने की है कि 3 साल की जो हमारी ग्रेजुएशन होती है, अगर कहीं वैकेंसी वगैरह निकलती है तो ये 3 साल की आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनके लिए भी बेनिफिट होंगे। अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, अभी सारी चीजें, हमारी करिकुलम भी तैयार नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी भी विचार चल रहा है। तो आगे चीज चल के क्लियर हो जाएगा कि कभी कभी हो सकता है कुछ ऐसी भी जॉब होंगी जहां सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा, तो वहां पे काम आ सकता है। अगर नहीं है 3 साल का तो लगेगा ही लगेगा। और जो रिसर्च करने की, जिनको पढ़ने का बहुत सारा शौक है, बहुत ज्यादा, वो रिसर्च तक यहाँ पे आएंगे, वरना आप 3 साल की भी कर सकते हो, ये भी चॉइस है, ऐसा नहीं कि आपको 4 साल की ही कंप्लीट करनी है। अब हम बात करते हैं पीजी की। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, अभी तक 2 साल का है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया है, तो अब ग्रेजुएशन जो पूरे 4 साल कंप्लीट कर लेगा वो सिर्फ 1 साल ही पीजी का करेगा। अगर किसी ने 3 साल का ही किया है, यहाँ पे ये ईयर उसने नहीं की, सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन किया है, तो उसको यहाँ 2 साल का पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन है 1 साल और 2 साल। अब बात करते हैं पीएचडी। पीएचडी हमारी 4 साल की है, 4 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाया करेगी। और नो एमफिल, अब एमफिल खत्म कर दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीचिंग कोर्स की। अभी तक बीएड, डीएलएड, ये सारे टीचिंग कोर्स जो थे उनको एक बनाया जा रहा है अब इसके अंतर्गत। वो आगे हमें पता चलेगा कि वो एक कैसे होगा, क्या उसका करिकुलम किस तरह से तैयार किया गया है, अभी वो बात सामने नहीं आई है। लेकिन अभी तक जो आई है वो ये है कि टीचिंग कोर्स 4 साल का हो जाएगा, जो 12th के बाद आप शुरू कर सकते हैं। और इन 4 सालों में आपको पूरा टीचिंग का सिखा दिया जाएगा। और उसी के लिए हमारा माई NEP 2020 जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, उसमें इसके लिए ही सारे लोगों से आवेदन लिया जा रहा है कि वो आए और डिसाइड करें कि टीचर एजुकेशन का जो कोर्स होगा वो कैसा होगा, जिससे टीचर प्री प्राइमरी में पढ़ा सकें बच्चों को। जो प्ले वे हमारा चलेगा 3 साल का, 2 साल की जो स्टडी चलेगी, तो वो खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है। तो अभी टीचर को ही नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो भी ऐसे ही की है कि वो थियोरेटिकल होती है सारी। तो पहले टीचर सीखें कि कैसे पढ़ाना है खेल खेल में, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो टीचर्स के लिए यहाँ पे कोर्स तैयार किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो रिवीजन कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, जिससे वो भी उसका लाभ ले।